नमस्ते डियर फ्रेंड्स एंड वेलकम टू सिविल सर्विसेज डीम। और इस वीडियो में आज हम लोग देखेंगे आधुनिक भारत के इतिहास के यानी कि मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के यूपीएससी में पिछले वर्षों में पूछे गए क्वेश्चंस को। ठीक है, ये हमारा प्रैक्टिस सेट 5 है। इसके पहले के जो वीडियोज़ हैं वो अगर आप देखना चाहते हो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से जाकर देख सकते हो। ठीक है, तो आज का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन यहाँ पे दिए गए हैं और हमें ये बताना है कि कौन कौन से कथन सही हैं। ठीक है, तो बहुत ध्यान से देखिए। पहला कथन है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था। ठीक है। दूसरा कथन है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। तीसरा है केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप तत्कालीन गवर्नर जनरल ने सती प्रथा पर प्रतिबंध के लिए कानून बनाया था। ठीक है, तो तीसरा वाला स्टेटमेंट आप थोड़ा ध्यान से पढ़िए, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है केशव चंद्र सेन के सती प्रथा के विरुद्ध अभियान के फलस्वरूप। तो सती प्रथा का जो अंत किया गया था वो केशव चंद्र सेन नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय के प्रयासों से हुआ था। और उस समय जो गवर्नर जनरल थे कौन थे? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, उन्होंने कानून बना के इसको समाप्त कर दिया था। तो तीसरा वाला स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे केशव चंद्र सेन नहीं बल्कि राजा राम मोहन राय होना चाहिए। तो तीसरा जैसे ही आप यहाँ पे रॉन्ग हो जाएगा तो ये दोनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अभी भी हमारे सामने 2 ऑप्शन है। पहला है कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने महिलाओं की शिक्षा को प्रोत्साहित करने के प्रमुख उद्देश्य से कलकत्ता में बेथुन स्कूल स्थापित किया था। तो ये बात सही है। ठीक है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने बनाया था, स्थापित किया था जेईडी बेथुन के साथ मिलकर 1849 में कलकत्ता में ये बेथुन स्कूल स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला सही है। दूसरा है बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय कलकत्ता विश्वविद्यालय के प्रथम स्नातक थे। ये बात भी सही है। तो पहला और दूसरा सही है, इसका बी जो है वो करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए और यहाँ भी पूछा गया कौन से सही है। तो बहुत ध्यान से पढ़िए। पहला है कि पानीपत के तृतीय युद्ध में अहमद शाह अब्दाली ने इब्राहिम लोदी को पराजित किया। दूसरा है तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तीसरा है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला की पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से सही हैं? देखो, पहला वाला थोड़ा स्टेटमेंट ध्यान से पढ़िए। यहाँ पे लिखा पानीपत का तृतीय युद्ध। तो पानीपत का जो तृतीय युद्ध हुआ था कब हुआ था? 1761 में हुआ था। किसके किसके बीच में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली वर्सेस मराठों के बीच में हुआ था, ना कि इब्राहिम लोदी। तो पहला तो गलत हो जाता है। ठीक है, और उसमें जो तृतीय युद्ध हुआ था पानीपत का, उसमें अहमद शाह अब्दाली की विजय हुई थी, मराठों की हार हुई थी, ना कि इब्राहिम लोदी की। तो इब्राहिम लोदी को जो हराया था वो बाबर ने हराया था 1526 का जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। ठीक है, पढ़ा होगा आपने। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था, जिसमें बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था। तो पहला वाला यहाँ पे स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। दूसरा तो पहला जैसे ही होगा, ये वाला नहीं होगा आंसर इसका। दूसरा स्टेटमेंट है कि तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी। तो टीपू सुल्तान की मृत्यु तृतीय नहीं बल्कि चतुर्थ 4 आंग्ल मैसूर युद्ध हुए थे अंग्रेजों और मैसूर के बीच में। तो जो चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था उसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई थी, और वो हुआ था 1799 में। ठीक है, ये याद रखिएगा। तो दूसरा भी गलत हो जाता है यहाँ पे। तीसरा है प्लासी के युद्ध में नवाब सिराजुद्दौला के पराजय के लिए मीर जाफर ने अंग्रेजों से मिलकर षड्यंत्र रचा था। ये बात तो बिल्कुल सही है। ठीक है, तो तीसरा केवल सही है, इसका होगा बी आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य के दौरान निम्नलिखित वायसरायों पर विचार कीजिए। पूछा गया है उपरोक्त की पदावधियों का सही कालानुक्रम क्या है। ठीक है, तो कौन सबसे पहले आया, उसके बाद में कौन आया, ये क्रम आपको बताना है क्रम से। ठीक है, तो ऐसे क्रम वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जा रहे हैं स्टेट पीएससी में भी और यूपीएससी में भी, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो लॉर्ड कर्जन, इनका कार्यकाल कब था? लॉर्ड कर्जन का कार्यकाल था 1899 से लेकर यानी 1899 से लेकर, और बंगाल विभाजन तक 1905 में हुआ था बंगाल विभाजन, जो कि कर्जन के समय में ही हुआ था। ठीक है, उसके बाद चेम्सफोर्ड का दिया गया है। तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड का कार्यकाल कितना था? 1916 से लेकर 1921 तक था। लॉर्ड हार्डिंग का जो कार्यकाल था वो 1910 से लेकर और 1916 तक था। ठीक है, और सबसे बाद में लॉर्ड इरविन का। ठीक है, तो इरविन तो कभी 1 नंबर पे होगा नहीं। ठीक है, ये तो आप गांधी इरविन समझौता खूब पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो इरविन का कार्यकाल था 1926 से लेकर 1931 तक। ठीक है, अब इनका सही क्रम क्या होगा? तो सबसे पहले होंगे लॉर्ड कर्जन। ठीक है, उसके बाद में होंगे
लॉर्ड हार्डिंग और उसके बाद में होंगे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ठीक है, और सबसे बाद में होंगे लॉर्ड इरविन, यानी 1 3 2 4 पहला ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये कार्यकाल आप जरूर देख लेना कि जितने भी वायसराय हैं उनका कार्यकाल कब था और उनके कार्यकाल में कौन कौन से प्रमुख कार्य हुए। ठीक है, वो भी पूछ लिया जाता कि कौन सा कार्य जो है किसके वायसराय के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में उपनिवेशी शासन के संदर्भ में 1883 में एल्बर्ट बिल का उद्देश्य क्या था। ठीक है, तो एल्बर्ट बिल क्यों लाया गया था ये यहाँ पर पूछा गया है। कब लाया गया था? 1883 में। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना, देसी प्रेस की स्वतंत्रता पर कड़ा अंकुश लगाना क्योंकि उसे उपनिवेशी शासकों का विरोधी समझा जाता था, प्रशासनिक सेवा परीक्षाएं भारत में करवाना ताकि देसी भारतीयों को उसमें बैठने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके, या फिर शस्त्र एक्ट में संशोधन कर देसी भारतीयों को शस्त्र रखने की अनुमति देना। ठीक है, तो एल्बर्ट बिल भी आपने पढ़ा ही होगा, बहुत ये आसान क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा ए। जहाँ तक अदालतों की दांडिक अधिकारिता का संबंध था, भारतीय तथा यूरोपीय लोगों को बराबरी पर लाना था। और ये बिल लाया किसके कार्यकाल में गया था? रिपन के कार्यकाल में लाया गया था। ठीक है, काफ़ी विवादों में रहा था ये, अंग्रेजों ने ही इस बिल का विरोध किया था। चलो अगला क्वेश्चन है, चार्टर एक्ट 1833 में निम्न प्रावधानों में से कौन सा एक नहीं था। ठीक है, तो जो चार्टर अधिनियम 1833 था उसमें यहाँ पे 4 दिए गए हैं, तो 3 तो ऐसे होंगे जो उनमें थे, लेकिन एक ऐसा स्टेटमेंट है जो उन प्रावधानों में से नहीं था, वही आपको बताना है, वही उसका आंसर होगा। तो पहला यहाँ पे लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना। दूसरा है काउंसिल में परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। तीसरा है काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान करना। चौथा है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति करना। ठीक है जी, तो 1833 का जो चार्टर अधिनियम था, देखो उसमें ये वाला तो नहीं होगा क्योंकि परम सत्ताधारी के पदनाम को भारत के गवर्नर जनरल के पदनाम में बदलना। ठीक है, ये बात तो सही है, जबकि यहाँ पूछा गया कौन सा सही नहीं था। ठीक है, 1833 में ही लॉर्ड विलियम बेंटिक जो है भारत के प्रथम गवर्नर जनरल बने थे पूरे भारत के। ठीक है, तो ये तो था ही। काउंसिल के गवर्नर जनरल को विधिकर्ता की सभी शक्तियाँ प्रदान कर दी गई थी, ये बात भी सही है। ईस्ट इंडिया कंपनी की व्यापारिक गतिविधियों पर नियंत्रण करना, ये बात भी सही है। जबकि यहाँ पे लिखा हुआ है गवर्नर जनरल की काउंसिल में विधि सदस्य के रूप में एक भारतीय की नियुक्ति, तो यही वाला आंसर होगा क्योंकि ये नहीं था प्रावधान। ठीक है, क्यों नहीं था? क्योंकि भारतीय की नियुक्ति विधि सदस्य के रूप में नहीं की गई थी, बल्कि एक अंग्रेज की गई थी जिनका नाम था लॉर्ड मैकाले। ठीक है जी, ठीक है, वो भारतीय नहीं था, यानी अंग्रेज था, तो यही इसका आंसर होगा। अगला है, पौंडीचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और आपको बताना है कि कौन से सही हैं। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थे। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे। अंग्रेज़ों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया। ठीक है, तो इनमें से कौन कौन से सही हैं ये बताना है। तो देखो पहला स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल सही है। पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली जो पहली यूरोपीय शक्ति थी वो पुर्तगाली थी। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में ही आ गए थे पुर्तगाली लोग पौंडीचेरी, तो पहला स्टेटमेंट सही है। दूसरा है, पौंडीचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, तो फ्रांसीसी नहीं थे, ये लोग डच लोग थे। ठीक है, दूसरी शक्ति। तीसरे, अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पर कब्जा नहीं किया, ये भी गलत है। अंग्रेजों ने कौन सी जगह है जहाँ कब्जा नहीं किया? ठीक है, तो अंग्रेजों ने कब्जा किया था 1761 में, 1761 में कब्जा कर लिया था पौंडीचेरी को, तो तीसरा भी गलत होगा। इसमें सिर्फ पहला सही है, ए इसका जो है वो करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति में बढ़ोतरी देखी गई थी। निम्नलिखित प्रावधानों में से किस एक को सामान्यतया इसके कारक के रूप में जोड़कर देखा जाता है? यानी कि पूछा ये गया है क्वेश्चन में कि 1793 में जब लॉर्ड कॉर्नवालिस ने भू व्यवस्था प्रणाली लागू कर दी थी तो कानूनी विवाद बढ़ क्यों गए थे? क्यों इतने कानूनी विवाद, मतलब मुकदमे की संख्या क्यों बढ़ गई थी? ठीक है, वो आपको बताना है। तो क्यों बढ़ गई थी? रैयत की तुलना में जमींदार की स्थिति को अधिक सशक्त बनाना, ईस्ट इंडिया कंपनी को जमींदारों का अधिपति बनाना, या फिर न्यायिक पद्धति को अधिक कार्यकुशल बनाना, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। ये बहुत कठिन क्वेश्चन है, यहाँ पे दे दिया गया है। ठीक है, क्योंकि इसका आंसर ही ऐसा है और यूपीएससी ने ये क्वेश्चन बनाया है, क्योंकि इसका राइट आंसर है उपयुक्त में से कोई नहीं। ठीक है, यहाँ पे कोई भी ऐसा कारण नहीं है जो ऊपर इसका उल्लेख करता हो, ठीक है, उसका सही वर्णन करता हो।
तो 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस की भू व्यवस्था प्रणाली लागू होने के बाद कानूनी विवादों की प्रवृत्ति इसलिए बढ़ गई थी क्योंकि न्यायालय का जो शुल्क था, जो फीस थी, उसको समाप्त कर दिया गया था। तो न्यायालय में जो पढ़ने वाली फ़ीस थी उसको समाप्त कर दिया गया था। तो क्या था, जब फीस पड़ती नहीं थी तो कोई भी मुकदमा लेके किसी को भी घसीट ले जाता था वहाँ पे। तो इसलिए संख्या उसकी बढ़ गई थी, कानूनी विवादों की प्रवृत्ति बढ़ गई थी। ठीक है, तो इनमें से कोई नहीं है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन ब्रह्म समाज के बारे में सही है। तो समाज सुधार आंदोलन से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री में पूछे जाते हैं, तो बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा इनको सबको। तो ब्रह्म समाज के बारे में कौन कौन से सही हैं, 3 कथन दिए गए, बताना है कौन से सही हैं। इसने यानी ब्रह्म समाज ने मूर्ति पूजा का विरोध किया। इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया। इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक है। ठीक है, तो बहुत ध्यान से पढ़िए और इसका सही आंसर देखो, इसने मूर्ति पूजा का विरोध किया, तो पहला तो सही होगा, मूर्ति पूजा का ब्रह्म समाज ने विरोध किया था। दूसरा है, इसने धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए एक पुरोहित वर्ग की आवश्यकता से इनकार किया, तो दूसरा भी जो है सही होगा, क्योंकि ये कहा गया कि भाई पुरोहित वर्ग की क्या आवश्यकता है धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए। तीसरा है, इसने इस सिद्धांत को लोकप्रिय बनाया कि वेद अचूक हैं। इस स्टेटमेंट को बहुत ध्यान से पढ़िए। तो पहला दूसरा तो सही है कि वेद अचूक हैं, जबकि ब्रह्म समाज ने कहा था कि दुनिया में ऐसी कोई भी पुस्तक नहीं है जिसमें कोई न कोई त्रुटि ना हो, मतलब हर पुस्तक में कोई न कोई गलती मिल सकती है। तो वेद भी अचूक नहीं है, वेदों में भी कोई न कोई चूक हो सकती है। तो ये स्टेटमेंट गलत है यहाँ पे। तो पहला और दूसरा जो है वो सही है, यानी कि बी इसका जो है करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में हिंदू कॉलेज की स्थापना की थी। तो हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो ने, ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने, केशव चंद्र सेन ने, या फिर राजा राम मोहन राय ने। तो ये आसान क्वेश्चन है, अगर आपने कई बार पढ़ा होगा तो। हिंदू कॉलेज की कलकत्ता में जो स्थापना की थी डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ के साथ मिलकर, वो राजा राम मोहन राय ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी। तो जो पुस्तकें हैं उनको भी, मतलब उनके रचनाकार हैं, कौन लेखक हैं, वो सब भी पढ़ लेना आप। तो बहुविवाह नामक पुस्तक लिखी थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। ठीक है, और बहुविवाह के विरोध में लिखी थी, यानी होता क्या था कि बहुपत्नी विवाह की प्रथा थी, तो उसको समाप्त करने के लिए ये बुक लिखी गई थी ईश्वर चंद्र विद्यासागर के द्वारा। ठीक है दोस्तों, तो इस वीडियो में इतना ही। कैसा रहा आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।